आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने पुनर्निवेशी शीतलन पढ़ा था। उसके बाद हमने पुनर्निवेशी शीतलन की दक्षता का व्यंजक प्राप्त किया था। हमने ये प्राप्त किया था कि दक्षता x बराबर होती है HI माइनस HF बटा HL माइनस HF। पुनर्निवेशी शीतलन जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। उसके लिए हम दक्षता प्राप्त की थी HI प्रसरण से पूर्व गैस की एंथैल्पी, HF प्रसरण के बाद जूल थॉमसन होने के बाद गैस की एंथैल्पी, HL जो द्रव है उसकी एंथैल्पी माइनस HF यानी अंत में प्रसरण के बाद गैस की एंथैल्पी। इसके आधार पर हम दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आगे आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन द्रवीकरण। यानी हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप होता है -240 डिग्री सेल्सियस, माइनस और उससे माइनस से भी 240 कम। अतः इसे निम्न दाब पर वाष्पीकरण व अन्य प्रक्रियाओं द्वारा द्रवित करना संभव नहीं था। यानी हाइड्रोजन को द्रव में बदलना संभव नहीं था। क्यों नहीं था? निम्न दाब पर वाष्पीकरण करके भी अगर हम दाब को निम्न करके वाष्पीकरण करें तो इसके आधार पर भी हम किसी भी गैस को द्रव में बदल सकते हैं और लगभग प्राय इसी सिद्धांत के आधार पर गैसों को द्रव में बदला भी जाता है। लेकिन हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप -240 डिग्री सेल्सियस इतना कम होने के कारण इसे निम्न दाब पर वाष्पीकरण व अन्य प्रक्रियाओं द्वारा द्रवीकृत करना संभव नहीं था। अतः जब तक जूल थॉमसन प्रकरण का आविष्कार नहीं हुआ था इसे द्रवीकृत नहीं किया जा सका। यानी हाइड्रोजन को द्रवीकृत नहीं किया जा सका। कब तक? जब तक जूल थॉमसन प्रसरण का जो आविष्कार है वो नहीं हुआ था। जूल थॉमसन प्रसार का उपकरण का आविष्कार होने के बाद तो हाइड्रोजन का द्रवीकरण किया जा सका, लेकिन इससे पहले इसे द्रवीकृत नहीं किया जा सका। हाइड्रोजन का व्युत्क्रम ताप यानी व्युत्क्रम ताप को हम Ti से लिखते हैं। Ti का मान है -80 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का व्युत्क्रम ताप -80 डिग्री सेल्सियस है। यह ताप हमें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। इस क्रांतिक ताप की तुलना में व्युत्क्रम ताप आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अतः सर्वप्रथम हाइड्रोजन गैस को द्रव नाइट्रोजन से गुजारा जाता है। सबसे पहले किसे गुजारा जाता है? द्रव नाइट्रोजन से गुजारा जाता है। द्रव नाइट्रोजन से गुजारा जाता है जिससे हाइड्रोजन गैस का ताप -240 से गिरकर -200 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। कब? जब हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन से गुजारा जाता है। हाइड्रोजन गैस को द्रव नाइट्रोजन से गुजारने पर हाइड्रोजन गैस का ताप क्रांतिक ताप -240 डिग्री सेल्सियस से डाउन होकर के -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसके बाद इसका जूल थॉमसन प्रसार किया जाता है जिससे इसके ताप में और कमी आती है और गैस का कुछ भाग द्रवीकृत हो जाता है। जूल थॉमसन प्रसार में कुछ द्रवीकृत होता है। शेष ठंडी गैस को हाइड्रोजन के कक्ष में पुनः भेज दिया जाता है जो कक्ष के ताप को कम करने के साथ आगामी चक्र में उपयुक्त कर भी जाती है। एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में C1 वह पात्र है, यह C1 है। इस चित्र में C1 वह पात्र है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इस पात्र में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। और इस पर ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ होता है। इस पिस्टन की सहायता से उच्च दाब पर नली निकाय S1, S2 व S3 में भेज दिया जाता है। तीनों नली निकाय आप में दिखाई दे रहे हैं, S1, S2 और S3। तीन नली निकाय है।
इस पिस्टन की सहायता से हाइड्रोजन गैस को नली निकाय S1, नली निकाय S2, नली निकाय S3 में भेज दिया जाता है। नली निकाय S1 है, S1 को एक पात्र C2 से गुजारा जाता है। पात्र को देखिए, C2 से गुजारा जाता है और C2 वह पात्र है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये C2 पात्र है, दूसरा पात्र है C2, ये S2 है, ये नली निकाय S2 है। इस नली निकाय S2 को पात्र C2 से गुजारा जाता है जिसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। ये यहाँ पर जो द्रव्य है, ये द्रव्य, ये कौन सा है? नाइट्रोजन द्रव्य होती है, लिक्विड N2 है। नली S1 का बढ़ाने के लिए नली का आकार सर्पिलाकार किया जाता है और इस ट्यूब से गुजरने के बाद हाइड्रोजन गैस का ताप -200 डिग्री सेल्सियस की कोटि का हो जाता है। तत्पश्चात निकाय S3 द्वारा इसका जूल थॉम्सन प्रसार किया जाता है। S3 द्वारा पुनः जूल थॉम्सन प्रसार करेंगे जिससे इसके ताप में और कमी आएगी और द्रवीकृत गैस को पात्र C3 में नीचे करके एकत्र कर लिया जाता है और ठंडी गैस का शेष भाग ट्यूब निकाय S4 द्वारा पुनः कक्ष C1 में भेज दिया जाता है। उपकरण अगले चक्कर के लिए वापस तैयार हो जाता है और ऐसे साइकिल के रूप में यानी चक्कर बाई चक्कर चलता रहता है। अब हीलियम का भी द्रवीकरण करेंगे। हीलियम का क्रांतिक ताप और व्युत्क्रम ताप अत्यधिक निम्न होता है, -268 डिग्री सेल्सियस और -240 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हीलियम का क्रांतिक ताप है Tc और ये हीलियम का व्युत्क्रम ताप Ti है। यानी हीलियम के लिए Tc का मान -268 डिग्री सेल्सियस होता है और Ti का मान -240 डिग्री सेल्सियस होता है। होने के कारण जब तक द्रव्य हाइड्रोजन प्राप्त नहीं हुई इसे भी द्रवीकृत नहीं किया जा सका। जब तक हमें द्रव्य हाइड्रोजन प्राप्त नहीं हुई थी तब तक हीलियम को भी द्रवीकृत नहीं किया जा सका। इसके लिए हीलियम को द्रवीकरण करने के लिए एक वैज्ञानिक हुए थे, उन वैज्ञानिक का नाम है कपित्जा। कपित्जा नामक वैज्ञानिक है। इन्होंने 1934 में जूल थॉम्सन प्रभाव से या रुद्धोष्म प्रभाव से दोनों विधियों का एक साथ उपयोग करते हुए इस उपकरण का निर्माण किया। यानी इस उपकरण में एक तो जूल थॉम्सन प्रसार और दूसरा रुद्धोष्म, दोनों को एक साथ इस उपकरण में काम में लिया गया और इस उपकरण की बनावट हमें दिखाई दे रही है। C1 गैस हीलियम का पात्र है, यहाँ पर हीलियम भरी जाती है जिसे 30 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़न द्वारा उच्च दाब 30 एटमॉस्फेयर पर हीलियम गैस को नली निकाय से ऐसे क्षेत्र A से गुजारा जाता है जहां शीतलन व्यवस्था उपस्थित है। यानी A से इस प्रकार गुजारा जाता है, यहाँ पर A में शीतलन व्यवस्था उपलब्ध है, यानी यहाँ से गुजरने के बाद तापमान में गिरावट आती है। तत्पश्चात इस गैस का पात्र B में भेजा जाता है जहां द्रव्य नाइट्रोजन उपस्थित है। यहाँ ये पात्र B है और इसमें द्रव्य नाइट्रोजन उपस्थित है। इस दौरान गैस का तापमान घट करके -200 डिग्री सेल्सियस की कोटि का हो जाता है। -268 से -200 डिग्री सेल्सियस की कोटि का हो जाता है। पात्र B में बिंदु K पर गैस को दो भागों में विभाजित करके किया जाता है। एक भाग ऊष्मा विनिमयक E की ओर भेजा जाता है। दो भागों में विभाजित करने के बाद में गैस का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है जिससे इसका ताप -263 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है और
इसके बाद दोनों भागों को बिंदु K डैश पर वापस जोड़ दिया जाता है। पहले विभाजित किया जाता है, फिर वापस जोड़ दिया जाता है और तत्पश्चात इन दोनों भागों को बिंदु K डैश पर जोड़ दिया जाता है, जिससे गैस का परिणामी ताप -240 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तत्पश्चात गैस का जूल थॉम्सन प्रसार पात्र C2 में करवाया जाता है और गैस का कुछ भाग द्रवीकृत हो जाता है। शेष गैस पुनः संपीड़न C1 में भेज दी जाती है और अगले चक्कर के लिए गैस तैयार है। अगला हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन एक ऐसी मशीन है जो द्रव्य का निम्न दाब पर वाष्पीकरण से रुद्धोष्म प्रसार करते हुए उन्हें गैसीय अवस्था में बदला जाता है। इस दौरान ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित होती है तथा ताप में कमी आती है। रेफ्रिजरेशन में सामान्यतः बाह्य मशीन की सहायता से ऊर्जा को निम्न ताप से उच्च ताप पर भेजा जाता है या स्थानांतरित कराया जाता है। शीतलक में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। शीतलक की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए जिसे शीतलक 100% दक्षता से कार्य करे। पहली विशेषता यह है, सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ की अवस्था गैसीय होनी चाहिए, परंतु ठंडा करने पर शीघ्र द्रवित भी हो जाना चाहिए। सामान्यतः गैसीय अवस्था होनी चाहिए, लेकिन ठंडा करने पर शीघ्र ही द्रवित भी होना चाहिए। अवस्था परिवर्तन के दौरान गैस अवस्था का आयतन द्रव अवस्था के आयतन की तुलना में बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अवस्था परिवर्तन के समय गैसीय अवस्था का आयतन है वो द्रव अवस्था के आयतन की तुलना में अधिक नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा सा होना चाहिए। पदार्थ की गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होनी चाहिए। इन गुणों के आधार पर, कौन से गुणों के आधार पर? उपरोक्त जो तीनों गुण हैं इनके आधार पर अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रियोन यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि पदार्थ है वो पाए गए हैं। यानी इन गुणों के आधार पर ये पदार्थ पाए गए हैं, इन्हें शीतलक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब रेफ्रिजरेशन की क्रिया विधि पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने चित्र में एक रेफ्रिजरेटर दिखाया गया है। देखिए सबसे ऊपर P एक पिस्टन है जिसे मशीन द्वारा चलाया जाता है। पिस्टन को मशीन द्वारा दबाया जाता है या चलाया जाता है, और इसे नीचे की ओर चलाया जाता है या दबाया जाता है। जो ही इसको नीचे की ओर दबाया या चलाया जाता है तो वाल्व V2 बंद हो जाता है। ये वाल्व V2 है, ये वाल्व V3 है, दो वाल्व है। जो ही इसको हम दबाते हैं V2 वाल्व क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और V1 खुल जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। V2 बंद होगा, V1 खुल जाएगा। इस दौरान गैस नली में A से B की ओर प्रवाहित होती है। ये B है और ऊपर की ओर A है। A से B की ओर प्रवाहित होती है, यानी ये जो तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है इसके अनुसार प्रवाहित होती है। C1 एक शीतलक है जिसमें ये नलियां गुजरती है तथा जिसमें गैस को ठंडी करने की व्यवस्था होती है। शीतलक है, इसमें ठंडी करने की व्यवस्था होती है। जब गैस इस खंड से गुजरती है, कौन से खंड से? ये जो दिखाया गया है A से B का खंड है C, गुजरती है तो इसका ताप कम हो जाता है, और जब यह नली के भाग D से बाहर निकलती है तो पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाती है तथा इसके ताप में भी कमी आ जाती है। तत्पश्चात वाल्व V3 पर द्रव का निम्न दाब से वाष्पीकरण किया जाता है या प्रक्रिया के अनुरूप से रुद्धोष्म रखा जाता है। जब पदार्थ ऐसे E से F की तरफ प्रवाहित होता है, E से F की ओर जो ही जाता है तो यह द्रव व गैस का मिश्रण होता है
तथा इसका ताप भी पहले की तुलना में कम हो जाता है। जब यह मिश्रण कोष्ठक C2 में से गुजरता है वहाँ के वातावरण को ठंडा करता जाता है तथा वहाँ की ऊष्मा स्वयं अवशोषित कर कोष्ठक के अंतिम सिरे में पूर्ण रूप से गैस में बदल जाता है। यह उच्च ताप की गैस पुनः निम्न ताप की ओर भेज दी जाती है। यह था रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर यानी सीधी सी बात है, परिभाषा नाम से ही स्पष्ट है, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजा जाता है। इसके बाद में है माध्य मुक्त पथ या आणविक व्यास का अनुमापन। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। माध्य मुक्त पथ का हमने व्यंजक भी स्थापित किया है, लैम्डा बराबर 1/√2 पाई d²n। और ये आणविक व्यास का अनुमापन भी है। आणविक व्यास से तात्पर्य इस d से है और माध्य मुक्त पथ से तात्पर्य लैम्डा से है। आणविक अनुमापन यानी d का मापन। देखिए, हम जानते हैं कि गैस के अणु इधर उधर सभी संभव चालों से सभी संभव दिशाओं में गतिशील होते हैं। हमने पदार्थ का एक गतिक प्रतिरूप पढ़ा था, उसमें एक बिंदु पढ़ा था कि गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से गति करते हैं। यह यहाँ पर भी वही गतिक प्रतिरूप की पहली लाइन है। और जब ये गति करती है तो गति करने के दौरान ये एक दूसरे से टकराती है। दो टक्करों के मध्य औसत तय की गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। हमने ब्राउनी गति भी पढ़ी है। देखिए, चित्र में एक दो अणुओं के बीच में टक्कर दिखाई गई है। ये है A, ये है B। ये गैस के अणु B से सबसे पहले टक्कर होगी। B से टकराने के बाद C से टकराएगा, C से टकराने के बाद D से के बाद में E, F, G, H, I, J, K। ये टक्कर ऐसे होती रहती है। और चित्र से स्पष्ट है, दो क्रमागत टक्करों के बीच में सीधी दूरी रेखीय होती है। देखिए, माना एक अणु है, वो A पर टक्कर करने के पश्चात अगली टक्कर क्रमागत रूप से B पर, C पर, D पर, E पर, F पर, G पर, H पर करता है। माना AB की दूरी है, ये L1 है, BC L2 है, CD L3 है, ऐसे N के लिए Ln है। अतः N टक्करों के दौरान तय की गई कुल दूरी कैपिटल L हो तो कैपिटल L का मान कितना होगा? कुल दूरी L है तो पहली L1, दूसरी L2, तीसरी L3 सभी का योग कर देंगे। और N टक्करों में, यानी जितनी भी ये टक्कर चित्र में दिखाई गई है N टक्कर है, N टक्करों के दौरान तय की गई कुल दूरी L है और N टक्करों में लगा कुल समय कितना है? T है। तो माध्य मुक्त पथ की परिभाषा लैम्डा बराबर क्या होगी? L/N। L का मान है L1 + L2 + L3 + Ln। यदि RMS चाल C है तो CT बराबर क्या होगा? L। हम दूरी का सूत्र जानते हैं, दूरी बराबर नोट करें अलग से, चाल गुना समय। दूरी है कुल L, चाल है C, समय है T। L बराबर CT। तो लैम्डा का मान क्या होगा? ये L का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे तो CT/N माध्य मुक्त पथ। माना निकाय में एक ही प्रकार की गैस भरी गई है। हमारे पास एक निकाय है, उसमें एक ही प्रकार की गैस भरी गई है और उस गैस के एक अणु का व्यास है D। माना निकाय में एक ही प्रकार की गैस भरी गई है जिसका अणु व्यास D है। मुक्त माध्य पथ ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि माना केवल एक अणु गतिशील है, शेष सभी स्थिर अवस्था में है। माध्य मुक्त पथ ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक निकाय है, जैसे ये एक निकाय है, इसमें ये गैस के अणु दिखाई दे रहे हैं हमें, और इन सभी गैस के अणुओं में मैं इस पे चक्कर बना रहा हूँ। ये गैस का अणु केवल गतिशील है, बाकी सभी अणु स्थिर अवस्था में है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन माध्य मुक्त पथ ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेते हैं
कि हमारे निकाय में एक अणु गतिशील है, बाकी से सभी अणु स्थिर अवस्था में है। अतः यह गतिशील अणु यदि एक सरल रेखा में गतिमान हो तो यह अणु उन सभी अणुओं से टक्कर करेगा जिनके केंद्र उस बेलन में स्थित है। देखिए, ये हमने एक सांकेतिक चित्र बनाया है। यह है हमारा अणु ए। ये ए अणु गतिशील है, बाकी सभी अणु इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या है, स्थिर है। ये अणु किन किन अणुओं से टक्कर करेगा? ये अणु उन्हीं अणुओं से टक्कर करेगा जिनके केंद्र इस बेलन पर स्थित है। देखिए, ये अणु 1 नंबर अणु से टक्कर करेगा, बिल्कुल करेगा। 1 नंबर अणु का केंद्र है वो बेलन पर स्थित है। ये अणु 2 नंबर अणु से टक्कर नहीं करेगा, क्योंकि 2 नंबर अणु है उसका केंद्र बेलन से बाहर स्थित है। अणु तो बेलन पर स्थित है, लेकिन अणु का केंद्र बेलन से बाहर स्थित है। ये अणु हम जानते हैं बिल्कुल सीधी रेखा में गुजरेगा, और सीधी रेखा में जाते हैं तो ये अणु अन्य अणुओं से इस अणु से टक्कर नहीं करेगा। 1 नंबर से स्पर्श करेगा, स्पर्श यानी टक्कर हो गई। 3 नंबर अणु से ये अणु टक्कर करेगा, क्योंकि 3 नंबर अणु का केंद्र बेलन के भीतर ही स्थित है, जिसकी त्रिज्या अणु के व्यास के बराबर है। बेलन की त्रिज्या है वो अणु के व्यास के बराबर है। माना गया कि अणु बेलन के अक्ष के अनुदिश गतिशील है। चित्र में अणु ए गतिशील है, जबकि इसके पथ में 3 अणु 1, 2 व 3 दिखाए गए हैं। अणु 1 का केंद्र बेलन की सतह पर स्थित है, अतः इस अणु को अणु ए स्पर्श करता हुआ निकलेगा। यानी 1 नंबर अणु है वो ये बेलन है, ये हमारा अणु ए है, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर और ये है 3 नंबर। अर्थात वह इससे इसके टक्कर मारेगा। अणु 1 है वो ए से टक्कर करेगा। अणु 2 का केंद्र बेलन के बाहर स्थित है, अतः इस अणु से अणु ए नहीं टकराएगा। केंद्र बाहर है, नहीं टकराएगा। अणु 3 है जिसका केंद्र बेलन के भीतर है, अणु ए उससे टक्कर करेगा, क्योंकि यह अणु ए के पथ में आ जाएगा। माना बेलन की लंबाई l है, यदि अणु ए इसे पार करने में लगा समय t है तो माध्य मुक्त पथ क्या होगा, लैम्डा बराबर l/n बराबर ct/n। मान लीजिए अणुओं का संख्या घनत्व n है। बेलन में अणुओं की संख्या जिनके केंद्र बेलन के भीतर है। बेलन में उन अणुओं की संख्या बताइए जिनके केंद्र बेलन के भीतर स्थित है, यानी कैपिटल N मान लेते हैं। यानी बेलन के आयतन को उसका संख्या घनत्व n से गुणा कर दीजिए। बेलन का आयतन होता है πr² या πr² होता है। πr² यानी बेलन की त्रिज्या अणु के व्यास के बराबर है, तो πd²। और πr²l की जगह क्या होगा, ct। बेलन का आयतन ये होता है πr²l। l क्या है, बेलन की कुल लंबाई l है, ct हो जाएगा। r² की जगह d² होगा, गुणा में संख्या घनत्व n हो जाएगा। समीकरण 5 को समीकरण 4 में रखिए। समीकरण 5 में कैपिटल N का मान है, वो समीकरण नंबर 4 में यहाँ पर ct के बटा में रख दीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन ये आएगी, लैम्डा बराबर ct/πd² ct × n। ct से ct काट दीजिए तो लैम्डा बराबर आ गया 1/πd²n। देखिए, इस सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए हमने ये माना है कि गैस में एक अणु गतिशील, बाकी अन्य सभी अणु स्थिर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मैक्सवेल के वेग वितरण नियम से हम जानते हैं कि मैक्सवेल ने इस नियम में संशोधन किया। मैक्सवेल ने कहा कि सभी अणु अगर गतिशील हो तो टक्करों की संख्या √2 गुना बढ़ जाती है। अतः मैक्सवेल के अनुसार सही माध्य मुक्त पथ क्या होगा, लैम्डा बराबर 1/√2 πd²n। लैम्डा बराबर 1/√2 πd²n। आगे देखिए, ये माध्य मुक्त पथ का व्यंजक है, इसको हम अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। यदि गैस का घनत्व है ρ,
यदि गैस का घनत्व मान लेते हैं कि रो है और m अणु का द्रव्यमान हो तो घनत्व बराबर क्या होगा, m इंटू n। यदि गैस का घनत्व है रो और m है अणु का द्रव्यमान है तो रो बराबर क्या होगा, m इंटू n। समीकरण 8 से देखिए n का मान निकाल के समीकरण 7 में रख दीजिए। समीकरण 7 था माध्य मुक्त पद का व्यंजक लेमडा बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर n, इसमें रख देंगे। जो ही हम इसमें रखेंगे हमारे पास लेमडा का मान आएगा लेमडा बराबर m/√2 पाई डी स्क्वायर n। अगर हम मान लेते हैं कि गैस 1 ग्राम मोल हो, 1 ग्राम मोल यानी गैस मोलों की संख्या 1 है, तो हम जानते हैं कि इकाई आयतन के लिए आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर RT। R का मान होता है Na(K), यहाँ Na क्या है, नंबर ऑफ अवोगाद्रो। तो इसकी सहायता से हम P बराबर क्या आ जाएगा, Na/V, यानी Na/V है NKT, या n का मान क्या आ जाएगा, P/KT। ये n बराबर P/KT समीकरण 10 को समीकरण नंबर 7 में रखने पर, तो लेमडा बराबर KT/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। देखिए इक्वेशन नंबर 11 से स्पष्ट है कि दिए गए दाब पर, अगर हमें दाब दिया गया है तो ये नियतांक √2 पाई डी स्क्वायर ये सभी नियतांक, तो लेमडा का मान है वो टी के समानुपाती है। अगर दिया गया ताप है तो लेमडा है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। हमें माध्य मुक्त पद के लिए कौन कौन से सूत्र याद करने हैं कि लेमडा बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर n, ये तो पहला है ही। दूसरा होगा लेमडा बराबर n की जगह हम रो बराबर हमने लिखा था mn, n की जगह रो बटा m लिखा था 1/√2 पाई डी स्क्वायर, ये रो बटा m ऊपर चला जाएगा। दूसरा और तीसरा ये है लेमडा बराबर KT/√2 पाई डी स्क्वायर पी। तीनों अलग अलग सूत्र है, तीनों ही माध्य मुक्त पद को दर्शाते हैं, लेकिन जो ही परीक्षा में व्यंजक स्थापित करने के लिए आए तो हमें केवल लेमडा बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर n यहाँ तक करना है। बाकी अन्य माध्य मुक्त पद के व्यंजक है ये हमारे न्यूमेरिकल हल करने के लिए काम में आएंगे। पहला है 1/√2 पाई डी स्क्वायर n, यह है केवल माध्य मुक्त पद के व्यंजक स्थापित करने के लिए काम में आएंगे। उसके बाद में है अभिगमन घटनाएं। देखिए हम जानते हैं कि साम्य अवस्था अधिकतम प्रायिक अवस्था होती है, इन साम्य अवस्था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट होती है, परंतु सामान्यतः गैस साम्य अवस्था में नहीं होती है। कोई भी गैस साम्य अवस्था में नहीं है। साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए गैस में 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती है। गैस तो साम्य अवस्था में नहीं रहती है, लेकिन गैस साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए गैस में 3 प्रकार की घटनाएं होती है। पहली होती है संवेग स्थानांतरण, दूसरी होती है ऊर्जा स्थानांतरण, देखिए, और तीसरी होती है द्रव्यमान स्थानांतरण। इन 3 प्रकार की घटनाएं होती है। गैस साम्य अवस्था को प्राप्त करती है तो उसमें 3 प्रकार की घटनाएं होती है। पहली संवेग स्थानांतरण, दूसरी ऊर्जा स्थानांतरण, तीसरी द्रव्यमान स्थानांतरण। संवेग स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण और द्रव्यमान स्थानांतरण। संवेग स्थानांतरण को हम दूसरा श्यानता से रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्योंकि संवेग स्थानांतरण का जो ही हम अध्ययन करेंगे हमारे पास जो व्यंजक आएगा वो ईटा के लिए आएगा, यानी श्यानता के लिए आएगा। ऊर्जा स्थानांतरण के लिए भी व्यंजक स्थापित करेंगे और उसके बाद में द्रव्यमान स्थानांतरण के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। तीनों व्यंजक हमारे पास 3 महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के आएंगे। गैस को अलग अलग परतों से मिलकर हमें बना माना जा सकता है, और ये परतें क्या होती है, गतिशील होती है। इन परतों का वेग अलग अलग हो सकता है। जिस परत का वेग कम होता है उस पर एक ऐसा बल लगेगा जिससे उसका वेग बढ़ जाएगा, जबकि अधिक वेग वाली परत पर ऐसा बल लगेगा जिससे उसका वेग कम हो जाएगा। चित्र में ए भी एक स्थिर सतह दिखाई दे रही है। ये एक स्थिर सतह है, इस पर गैस की 3 परत बनाई गई है, P, Q और R। 2 परतों के बीच में ये दूरी है लेमडा। देखिए सबसे बीच वाली परत है ये लेमडा दूरी पर है,
और Q परत है वो Z माइनस लेमडा पर है, R परत है वो Z प्लस लेमडा ऊंचाई पर 3 सतह Q, P और R दिखाई दे रही है। तीनों परतों पर अलग अलग वेग होगा और वेग इस प्रकार लगेगा कि आपस में साम्यावस्था को प्राप्त हो जाए। इसके बाद हम अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।